अब अब्बा जान पर बहस के बाद लुंगी टोपी पर घमासान शुरू हो चुका है। यहां पर अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसे बयान देकर सियासी हलचल मचा देने वाली यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। केशव मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए, बंदूक गोली लिए व्यापारियों को डराने का काम किया करते थे। ऐसे लोगों से बीजेपी ने निजात दिलाई है। आने वाले चुनाव में सब कुछ याद रखना है। विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आज की जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने को शिकायत करने भी मन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत आपका। अभिषेक राय हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और सीधे हम उन्हीं से सवाल करते हैं। राकेश जी, जिस तरीके का बयान दिया गया है लुंगी टोपी, ये क्या सिंबॉलिक नहीं है? नहीं, सिंबॉलिक नहीं है, ये लोगों की पहचान है। लोग सिविल लाइन्स के व्यापारियों को परेशान करते थे, उनका मुहाल जिन लोगों ने किया था उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आप सिविल लाइन्स में प्रयागराज में जब मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बात कर रहे हैं तो आप व्यापारियों की प्रतिक्रिया देख, व्यापारी प्रतिक्रिया में बता रहे हो कि हाँ ये बात सही है कि किस प्रकार से सिविल लाइन्स के एरिया में अतीक अहमद के तमाम सारे ऐसे साथी हुआ करते थे तो इस प्रकार की वेशभूषा पहनकर आतंक बचाया करते थे, रंगदारी वसूलने का काम किया करते थे। तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा है उन्होंने, तो वही तथ्य बताए हैं जो तथ्य हमारी सरकार आने से पहले हुआ करते थे और आज उससे हमने निजात दिलाने का काम किया है। तो हमने तथ्य तो जनता के सामने रखे हैं, उनको याद दिलाया है कि पहले क्या होता था और आज क्या हुआ है। ये फर्क हम बतलाने का काम कर रहे हैं और ये हमारी उपलब्धि है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में हमने एक अतुलनीय काम किया है। आज इतना परिवर्तन जनता को साफ दिखाई दे रहा है, हम केवल उसकी तुलना करके बताने का काम कर रहे हैं। ठीक, अभिषेक जी, उपलब्धि है, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं लुंगी टोपी छाप जो लोग थे उनसे मुक्ति जो है वो बीजेपी ने दिला दी है आज। ये इनकी क्षीण मानसिकता का घोतक है। ये लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते, कहते हैं एक उंगली दूसरे की तरफ बढ़ा रहे हो, 3 उंगली आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 55 से ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे इस बात पे परिहास हंसी आती है। जो आदमी खुद क्लीन चिट नहीं है वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो रही बात राकेश त्रिपाठी जी की, पहले उनको ये चीज अपने गिरिबान में झांकना चाहिए कि कौन क्या है। व्यापारियों की बात कर रहे हैं, व्यापारी गोरखपुर गया उसकी हत्या कर दी जाती इनकी पुलिस के द्वारा, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना किसी से छुपी नहीं कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, 6 दिन तक वो अपने घर बैठे रहे, उन्हें पुलिस अरेस्ट नहीं करने जा रही थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्वसंज्ञान नहीं लिया कि क्या 302 के हर मुलजिम के साथ यही होता है। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। दरअसल हुआ क्या है कि 4.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया तो इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए मुद्दे नहीं बचे। इस तरह इसीलिए ये लोग अन्नगन बयान देते रह रहे हैं, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो विजय रथ यात्रा निकली उसमें उमड़े जन सैलाब से लोग डर गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूर्वांचल में निकली तो उसके अगले दिन उन्होंने 3 काले कानून वापस ले लिए, क्योंकि हार का डर इनको जनता ही दिखा सकती है। और जनता से का जो प्यार हमारी तरफ उमड़ रहा है, जनता जिस आशा की नजर से हम लोग की तरफ देख रही है वो सबको पता है। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, 2014 में महंगाई डायन होती थी। ठीक, यानी कि बीजेपी डर रही है इसलिए इस तरीके के बयान दे रही है। राकेश जी से मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, वो जवाब जरूर इसका निश्चित तौर पर देना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत आपका अंशु जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अंशु जी, जो बयान दिया गया, पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, इस बयान को आप कैसे दे रहे हैं? लुंगी छाप गुंडे जो थे, जालीदार टोपी वाले जो गुंडे थे, उनसे निजात मिल चुकी है बीजेपी के राज में? देखिए, इस बयान का सिर्फ एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश में जो 4.5 साल की असफलताएं हैं उनको बीजेपी छिपाना चाहती है। केशव मौर्य जी ये बता नहीं पा रहे कि गड्ढा मुक्ति के नाम पर लगातार जो भ्रष्टाचार होता चला गया और एलडीए में जो भ्रष्टाचार था उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पेपर लीक सरकार बन चुकी है। तो सारी असफलताओं को छिपाने के लिए वो लुंगी की बात करेंगे, टोपी की बात करेंगे,
कभी अब्बा जान की बात करेंगे। हम तो सिर्फ ये पूछते हैं कि आपने इतना सारा विकास किया, आपने सड़क बनवाई, रोड बनवाए, इंडस्ट्री लगाई, तो लोगों की आय घटकर आधी कैसे रह गई? ये तो आरबीआई कहता है। दूसरा, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग ये कहते हैं कि अपराध नियंत्रित हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर एक महिला सुरक्षित रहे, उसे अपना वीडियो जारी करना पड़ता है। ये सरकार की सच्चाई है। तो इनके खुद ही के आंकड़े इनको एक्सपोज करते हैं। आप ये कहते हैं आपने सारे काम जनहित में किए और लोगों की आय घटकर आधी रह गई। ये कौन सा तरीका है? जो काले कानून जब आपने वापस लिए हैं, देश और प्रदेश का जनमानस ये बात जान चुका है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करती है, पहली बात। दूसरा, बीजेपी ये कह रही है कि हम पिछली याद दिला रहे हैं। साहब, जनता ने आपको जब 2017 में चुना था तो उन सारी यादों को हटाने के लिए चुना था, और आपकी सरकार में वो दुगने स्पीड में, डबल इंजन की स्पीड में अपराध बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई। तो आप सिर्फ 4.5 साल में पिछली सरकार के रिज्यूम को याद दिलाते रहे, उससे अब काम चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ना तो समाजवादी पार्टी के पास है। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है बीजेपी सरकार के पास, और बीजेपी सरकार जो है वो सपा से भी डर रही है। ये आपने सुना पहले सपा प्रवक्ता को भी। बिल्कुल अंशु जी, पिछली सरकार की कमियों को याद दिलाकर उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो सकता है। ठीक, अंशु जी, अब जरा जवाब ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी साहब आपका भी जवाब देंगे, अभिषेक जी की बात का भी जवाब देंगे, क्योंकि उपलब्धियां वो गिना रहे हैं, लेकिन आप भी बता रहे हैं कौन सी उपलब्धियां जो छूट गई हैं उनसे यहाँ पर। राकेश जी, अब जवाब दीजिएगा। देखिए, 27 साल यूपी बेहाल का नारा देकर के अपनी बेहाली दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बात करो ना। अब 4.5 साल का कुछ हो तो बता दो, अगर कुछ हो आपके पास। एक तो तरीका मैं मानता हूँ, अरे मैं चुपचाप सुन रहा था। अंशु जी, जरा आप जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लीजिएगा एक एक करके, फिर बेहतर तरीके से जनता भी सुन पाएगी। अंशु जी, जरा आप सुनिएगा। हताशा निराशा को झेलने के लिए हम बैठे नहीं है। इनकी बेरोजगारी भी दूर करेंगे भाई। हो तो बता दो राकेश त्रिपाठी। अरे पांच विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार बन गई, सांसद और 5 विधायक नहीं है, और इस पर समय पूरा चाहिए, ज्यादा लगातार की वजह से। अंशु जी, जरा आप सुनिए तो, अपनी बात आपने रख ली, अब राकेश जी की बात भी सुन लीजिए। ये बदतमीजी करते हैं, डिबेट में बदतमीजी करेंगे, सपा की बात करेंगे, अपनी बात नहीं। अंशु जी, इस तरीके से कंटिन्यूस आप बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जरा जनता को भी सुनने दीजिए, सुनने के लिए जनता बैठी है ना। निष्कर्ष कुछ तो निकलना चाहिए इस डिबेट से, कि सिर्फ बहस कर लें आप। ये एक ही बंदा बोले, राकेश जी बोलेगा। अंशु जी अब रुकिएगा, राकेश जी बोलेगा। बोलना शुरू करिए, झूठ बोलना। मैं चुपचाप सवाल सुन रहा। तमाम सारे इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तमाम सारे वाहियात बातें इन्होंने कही। मैं चुपचाप सुन रहा था, इसलिए ताकि इनकी बारी में इनको बेनकाब किया। लेकिन इस प्रकार की बदतमीजी आने का काम करते हैं। जब टीवी डिबेट होगी तो डिबेट को बंधक बनाने का काम करते हैं। झूठ बोलना शुरू करो, आपकी बेरोजगारी और हताशा में आकर के इस प्रकार से बहस मत क्या करिए। बहस करने का सलीका सीखिए। आपके पार्टी के भीतर पार्टी के भीतर आकर के बोल पाए। राहुल गांधी के सामने जवान नहीं खुलती है। अब तो संदीप सिंह के सामने जवान नहीं खुलती है। वामपंथियों के सामने घुटने टेक दिए। 27 साल की नहीं बता पा रहे राकेश। जिनके साथ बेहाली का नारा दे रहे थे, उन्हीं के साथ गलबैया कर ली, जाकर के उनके चरण चूमने का काम करने लगे। शर्म नहीं आती है? राजनीतिक मर्यादा नहीं, शिष्टाचार नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो हालात थे, उसमें जो परिवर्तन हमने किया है, डंके की चोट पर उसको बताएंगे। अतीक अहमद को रात को बेटे को जला दिया, पंजाब के रोपड़ जेल में अच्छी लोग नामांकन नहीं कर पाए। पंजाब के रोपड़ जेल में ऐसो आराम की जिंदगी किसने दी? बीजेपी अपराधी बलात्कारियों को बचाती है, यही चरित्र है। चलिए अभिषेक जी को भी ले आते हैं यहाँ पर डिबेट में। अभिषेक जी, राकेश त्रिपाठी तो जवाब दे ही रहे हैं, इस बात का जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी तो लगातार कहती है सपा राज में जो गुंडा गर्दी थी वो हमने पूरी तरीके से साफ कर दी, बुलडोजर चलवा दिया हमने, जो माफिया राज था वो हमने खत्म करवा दिया। देखिए, अभी कल लखनऊ का ही एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। यानी भाजपा के नेता के बेटे जो है एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार रहे थे, पूरे सोशल मीडिया पे वो है वायरल। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। जो गोरखपुर के मुख्य आरोपी थे उनके घर पे बुलडोजर नहीं चढ़ा, जो मनीष हत्याकांड में थे। हाथरस की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, उसके घर बुलडोजर नहीं चला। अजय मिश्रा टेनी जी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। तो इनके बुलडोजर बहुत सिलेक्टेड है।
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वो बुलडोजर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों पे चलाने आता है। ये माफियाओं को एमएलसी बना देते हैं जिनके ऊपर 103 और 104 मुकदमे दर्ज हो। तो इनके कहने और कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है, यही बात जनता जानती है। हाँ। ये जनता से कोई चीज छिपी नहीं हुई है। ये कभी ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ। 302 के मुलजिम के साथ क्या इस तरह का व्यवहार होता है? ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ। त्रिपाठी साहब, सिलेक्टिव कार्रवाई बीजेपी करती है और ये आरोप हमेशा से सपा लगाती रही है। 4 घटनाओं का जिक्र अभिषेक राय जी ने किया। इन 4 राकेश जी जस्ट 1 मिनट प्लीज। मैं आपको घटनाएं गिनाने अगर बैठूंगा तो शायद ये डिबेट खत्म हो जाएगी। इतनी घटनाएं मेरे पास बताने के लिए। अभी प्रयागराज की घटना ले लो, आजमगढ़ की घटना ले लो, 4 घटनाएं आप मत बोलो। दैट इज सिंबॉलिक। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को कह रहा है, दैट इज सिंबॉलिक। रिपोर्ट कह रही कि सबसे ज्यादा के लोग बीजेपी में हैं। जब सुनता हूं जनता को कैसे जवाब देना करता हूं, वैसे ही आप लगातार इंटरप्ट करने का काम करते हैं और मैं आग्रह कर रहा हूं। अंशु जी जरा डिबेट बेहतर तरीके से हो जाने जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस तरीके से अगर आप बीच में बोलेंगे तो ना वो सुन पाएंगे ना आप सुन पाएंगे और दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अंशु जी जरा बात को समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अंशु जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, जरा थोड़ा सा शांत आप भी हो जाइए। आपने अपनी बात रख ली, मौका मैं सभी को बराबर का दे रही हूँ, औरों को भी मौका दे दीजिए। अब बोलिएगा जरा राकेश जी। देखिए, मैंने कहा कि अभिषेक राय जी ने 4 घटनाओं का अभी जिक्र किया। इन चारों घटनाओं में से एक भी ऐसी घटना बता दे जिस घटना में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई हो, जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा नहीं गया। गलत तरीके से तथ्यों को रखने का पूछना चाहता हूं आरोप कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने तमाम अपराधियों खुला संरक्षण था समाजवादी पार्टी की सरकार। और आज जब बुलडोजर चल रहा है तो पीड़ा बहुत हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है कि अपने शासन सत्ता काल में इन अपराधियों को किस प्रकार से पुष्पित पल्लवित करने का काम किया था। आप निश्चिंत रहिए, आप कितनी भी पीड़ा व्यक्त करते रहिए, ये बुलडोजर चलता रहेगा। ये माफियाओं के कई जो तंत्र है उसकी कमर तोड़कर कहीं रहेंगे। कोई लुंगी पहन करके, टोपी लगा करके अगर सोचेगा कि उसको संरक्षण मिल जाएगा तो आज संरक्षण मिलने वाला नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। हम ऐसे सभी लोगों का भरपूर इलाज करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि आज रंगदारी वसूलने के लिए कोई दावा नहीं कर सकता है, कोई धमका नहीं सकता है व्यापारियों को। अगर कोई धमकाने की कोशिश करेगा तो पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करेंगे। ठीक, लेकिन त्रिपाठी साहब, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा से कहती हैं जब अपनों पे गरज गिरती है कि अपनों का कोई अपराध हो जाता है बीजेपी का, तो बीजेपी उन्हें तो बड़ी सेफली निकाल ले जाती है। लेकिन हाँ, दूसरों का उन्हें सब कुछ दिखता है, दूसरों के घर पर बुलडोजर भी चल जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी तुरंत हो जाती है। इल्जाम सर हमेशा विपक्ष लगाता रहता है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी कर। बुलडोजर हर बार बुलडोजर कोर्ट के ऑर्डर से चला। कोर्ट जब भी ऑर्डर करेगा तो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, बार बार जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, देश में कोई ऐसी घटना बता दे जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया हो। शर्म आनी चाहिए। पत्रकार जगेंद्र की डाइट डिक्लेरेशन था, मृत्युकालिक बयान था कि एक मंत्री ने जला करके मार दिया, लेकिन डाइट डिक्लेरेशन के बावजूद मंत्री की गिरफ्तारी नहीं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को कि गायत्री प्रजापति इनके मंत्री थे जिनके खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक उदाहरण बताइए जिसमें एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हो। हमने अब गिरफ्तारी करके जेल भेजने का काम किया है। आरोप पक्ष पर लगा हो, प्रतिपक्ष पर लगा हो, उसमें टोपी लगा रखी हो या टीका लगा रखा हो। अंशु जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, 2 चीजें कह रहे थे कि वसूली रंगदारी बंद हो गई। सच्चाई तो यह है कि जो काम अपराधी करते थे वो काम अब पुलिस को मिल चुका है। कानपुर में रंगदारी दिलवाई और अपहरण वाला जो है वो पैसा लेकर भाग गया। गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो गई रंगदारी के मामले में, और कौन नहीं जानता है जगन प्रसाद सिंह जो इंस्पेक्टर जो बाद में सीओ हो गया, वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। क्या वो बयान देता है? दूसरा, उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ती चली गई। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सपा सरकार से निजात पाने के लिए ही बीजेपी को प्रदेश की जनता ने चुना था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप उन सारी चीजों पे डिलीवर कर पाने में असफल रहे हैं जितने भी वादे आपने किए थे। अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ गया, और लगातार जो पेपर लीक हुआ है, हम तो ये पूछते हैं विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलेगा लेकिन मुख्यमंत्री के सजाती अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति से आते हैं। दूसरा, जो परीक्षा पेपर लीक हुआ यूपी टीईटी में, तो आपका भाजपा का नेता निकला, उस पे घर पर कब चलेगा बुलडोजर? तो ये दिखाता है। अंशु जी, त्रिपाठी जी कह तो रहे हैं अपनी मर्जी से बुलडोजर नहीं चला रहे, कोर्ट के जब ऑर्डर है तभी बुलडोजर चल रहा है।
हाँ, तो उसमें ये कोर्ट का विकास दुबे के घर के लिए कोर्ट का ऑर्डर ले लेंगे। सुबह जो खुशी दुबे है वो निर्दोष जेल के अंदर बंद रहेगी, लेकिन सजाती मुख्यमंत्री के लोगों का बुलडोजर नहीं चलेगा, उसके लिए कोर्ट में ऑर्डर लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय पुलिस तो वसूली में लग जाती है। उस समय गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। तो भाजपा का जो चरित्र है, जो दोगलापन है, जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, जनता समझ चुकी है। 2022 के चुनाव में 50 सीटों से नीचे जाने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, ये जो हवा में उड़ रहे हैं, इनको जमीन पता चलेगी 2022 के बाद। राकेश जी, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस प्रवक्ता तो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं आपका। 50 सीटों पर कैंडिडेट ढूंढ के ले आए तो कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। देखिए, मैं मानता हूं कि बड़े बोल बोलने में कहीं किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन दर्शक इस बात को जानते हैं कि किसकी बातों में कितना दम है। मैं इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिन घटनाओं का जिक्र कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी कर रही है, इन सारी घटनाओं में प्रभावी तौर पर कार्रवाई करने का मादा हमें था। लेकिन मैं जिन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, इन घटनाओं में से किसी घटना में न कार्रवाई हुई बल्कि संरक्षण करने का काम किया है। और आज अब अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अपराध से आज ही जाकर के जनता ने हटाने का काम किया। ये ज्ञान इनको कब प्राप्त हुआ? 2017 में तो इसी समाजवादी पार्टी के साथ गलबहिया करके चुनाव लड़े थे ना, यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद कर रहे थे ना। तो ये ज्ञान अभी भी प्राप्त हुआ है क्या? 2017 से पहले इन्होंने कोचिंग नहीं ली, ज्ञान प्राप्त तो नहीं किया था क्या? जब राहुल गांधी जी अखिलेश यादव के साथ हाथों में हाथ डाल करके लखनऊ की सड़कों पर घूम रहे थे। देखिए, वास्तविकता में सत्ता लोलुपता में हर तरह के भ्रष्टाचारी और महाअपराधी साथ होकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके हैं, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश कर चुके हैं, मजहबी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर चुके हैं। जनता ने खारिज किया है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जिस प्रकार के अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, साधु की जाति पूछने का काम करते हैं, गोरक्षनाथ का अपमान करने का काम करते हैं, हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जा सके, कांग्रेस पार्टी का ये शगल बन गया है। कोई मौका नहीं छोड़ते जब कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को अपमानित नहीं करती हो। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के नाते महंत योगी आदित्यनाथ जी की कोई जाति नहीं होती है, इस बात को समझ लीजिए। जब भी कोई संत दीक्षा लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो अपना परिवार छोड़ देता है, अपना नाम छोड़ देता है, अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ नहीं लिखता। आज भी महंत योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्वाचक नामावली में जो नाम उनका लिखा होता है, वो महंत उनके गुरु के नाते नाम लिखा होता है, पिता का नाम नहीं होता। बावजूद इसके बार बार उनको जाति का कहना, ये हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास होता है। यही कांग्रेस पार्टी हर समय करती रही है। हर अपराधी पर हमने प्रभावी कार्रवाई की है और इनको आज खुशी दुबे के भीतर निर्दोष दिखाई पड़ रहा है। हाईकोर्ट से, ऑनरेबल हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हुई है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल आकर के मुकदमा लड़ रहे हैं? क्यों नहीं अभिषेक मनु सिंघवी आकर मुकदमा लड़ रहे हैं? अपराधियों के पक्ष में खुली पैरवी करना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की बेशर्मी का प्रमाण है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, हम किसी अपराधी को बख्शने वाले नहीं है। मेरे अपराधी और तेरे अपराधी, जब तक सपा बसपा में चलता था, आज हमने अपराधी की जाति, मजहब, रंग। ठीक, अंशु जी, राकेश जी, अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा अंशु जी को मौका दे देते हैं यहाँ पर। अंशु जी, तमाम अब आरोप आप पर भी लग गए, अब दे दीजिए जवाब। आरोप लगाया कि सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। साधु संतों को आपने देखा होगा, सभी उनसे प्रणाम करते हैं, दंडवत होते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी आप देखते होंगे, चाहे स्वामी सरस्वती नंद, सब जितने लोग हैं, शंकराचार्य हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। कभी आपने देखा है किसी साधु संत के हाथ, कंधे पर हाथ रख के कोई प्रधानमंत्री घूम रहा हो? कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, साधु संत का सम्मान करता है। कंधे पर हाथ रखकर देखा आपने किसी साधु संत के कोई घूम रहा हो? अरे आपके प्रधानमंत्री आदित्यनाथ जी को साधु संत नहीं मानते, योगी नहीं मानते, प्रदेश की जनता क्यों मानेगी? जो व्यक्ति ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां हैं, निकम्मे नौजवान हमारे लिए योग्य नहीं नौकरी के लिए, उनको कोई क्यों मानेगा साधु संत? आपके प्रधानमंत्री, पहले उनसे आप पूछिए कि कंधे पर हाथ रखा जाता है किसी साधु संत के? पहले भाषाई मर्यादा, उसके साथ जो संस्कृति है भारत की, उसको सीखिए, उसके बाद डिबेट करिए। पहले प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में जानकारी करिए कि वो क्या मानते हैं, बीजेपी के लोग क्या मानते हैं उन्हें। ठीक, मुस्कुरा रहे हैं राकेश जी। जी जी जी। आयु में बड़े प्रधानमंत्री जी के स्नेहपूर्ण तरीके से हाथ रखना कितना नागवार गुजर रहा है। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री नारायण नागवार नहीं गुजर रहा, हम तो सवाल कर रहे हैं कि साधु संत के कंधे पर हाथ कभी रखे किसी को आपने देखा है? कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, ये सवाल है। इसने मुझे कभी प्रधानमंत्री पैर छूते नहीं दिखे साधु संत के। कभी आदित्यनाथ जी के वो पैर छूते नहीं दिखे। जिस दिन छूएंगे मान लेंगे कि आदित्यनाथ जी साधु संत भी हैं।
जिस दिन प्रधानमंत्री उनके दंडवत हो जाएंगे, उनके पैर छूएंगे, मैं मान लूंगा कि वो साधु संत के नाते सम्मान कर रहे हैं। वो तो कंधे पर हाथ रख के टहल रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, पीछे पीछे साधु संत को दौड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम आगे यहाँ पर से ले जाएंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। वापस हम लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अब्बाजान के बाद लुंगी टोपी पर घमासान। और ये बता दें हम आपको, अब ये बयान जो है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सामने आए हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसा बयान देकर ये सियासी हलचल जो है अब तेज और ज्यादा होने लगी है, क्योंकि बयान सामने निकल कर आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। और इसी को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब बने हुए हैं बीजेपी से। एक बार फिर से स्वागत आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ अभिषेक राय हैं सपा से, आपका भी एक बार फिर से स्वागत सर। अभिषेक जी, चूंकि राकेश जी तो लगातार उपलब्धियां गिना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं 2017 से पहले जो हाल था वो अब जुदा है, वो हाल बेहतर हो चुका है। लेकिन अखिलेश यादव की जब हम बात कर रहे हैं, बुलडोजर की जब हम बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं ये बुलडोजर वापस हो जाएंगे। सर, इससे भी जरा तात्पर्य समझाएगा, कहने का क्या मतलब है? बुलडोजर वापस हो जाएगा, तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये है कि ये इनकी सरकार जा रही है, क्योंकि जनता के दिलों पे इन्होंने बुलडोजर चला दिया। जनता बीजेपी तो कह रही है माफियाओं ने जो जमीनें इकट्ठी की थी। सर, बीजेपी तो कहती है माफियाओं ने जो जमीनें इकट्ठी की थी उन पर हमने बुलडोजर चलवाया है। तो फिर जो ये अगर वापस हो रहा है तो क्या? हाँ जी जी बोलिए। पूरी मैं कह तो रहा हूँ, कंप्लीट तो कर लेने थे। हमने बोला ना कि इन्होंने गरीबों की थाली पे बुलडोजर चला दिया, युवाओं के उम्मीदों पे बुलडोजर चला दिया। आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दो, सबको पता चल जाएगा कौन किस तरफ है। क्यों नहीं जारी करते टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और डीजीपी गृह मंत्री जी और सारे वो डीजीपी और सारे अधिकारियों के साथ जिस भवन में मीटिंग ले रहे थे लखनऊ में, वो भी समाजवादियों को बनाया हुआ है। इधर देखेंगे उधर भी अखिलेश जी दिखेंगे, उधर देखेंगे उधर भी अखिलेश जी दिखेंगे। राकेश भाई को विकास नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ। रही बात, अभी इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आपने देखा होगा कि वो सरकार का किस सरकार में शुरू हुआ, फीता इन्होंने काट दिया। ये सिर्फ उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, फीते का फीता काटते हैं। 5 ऐसे काम ये नहीं गिना पाएंगे राकेश भाई जिसका इन लोगों ने उसका उद्घाटन किया नहीं बता पाए। इन्होंने 4.5 साल तक ये चीन निद्रा में सोते रहे और उसके बाद रोज एक नया जुमला छोड़ देंगे। माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं 15 लाख के चुनाव जुमला है, तो साहब अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रख दो। जनता पार्टी को, जनता की चीजों पे तो आप नहीं, अगर जनता पे 2000 महंगाई डायन होती थी, महंगाई की मार अपनी बात भाजपा सरकार। ठीक, अभिषेक जी जुमला ठीक। त्रिपाठी साहब, अभिषेक जी तो कह रहे हैं जुमला बार बार छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर तमाम चीजें, तमाम आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने रोजगार पर बुलडोजर फेर दिया है, यहाँ पर उम्मीदें जो थी जनता की उन पर बुलडोजर फेर दिया है। देखिए, इन्होंने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट मांगी है। अभी इसी लाइव डिबेट में तुरंत इनको अभी टॉप 10 अपराधियों के नाम बताई दे रहा हूँ और उनकी गति भी बताई दे रहा हूँ। मुख्तार अंसारी, मैं ऑफिशियल लिस्ट चाहिए। देखिए एक मिनट राकेश जी प्लीज, आप पढ़े लिखे हो, एक मिनट राकेश जी प्लीज। राकेश जी, ये आपकी आप बदन सिंह पत्तो, आपको ये सारे उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट है। ये झूठ है, ये झूठ है, झूठी लिस्ट मत दो। उत्तर प्रदेश सरकार से वो लिस्ट जारी करवाइए, उत्तर प्रदेश सरकार से वो लिस्ट जारी कराइए। राकेश जी, क्या है इन सारे अपराधियों की, इन सारे अपराधियों की लिस्ट जारी करिए। उन गुर्गों ने सरेंडर करके जेल में अपने आप एनकाउंटर में मार गिराया है 150 अपराधियों को। 1900 करोड़ की संपत्ति को आज हमने बुलडोजर चलाने का काम किया हो रही है, क्योंकि इन्हीं अपराधियों के दम पर अभी सुधारने का काम किया था। परिणाम क्या हुआ? आज पार्टी ने करना पड़ा। इन अपराधियों के अलावा आपकी साइकिल का पैडल कौन मारेगा? इन अपराधियों के बिना साइकिल बढ़ने के कदम आप कितनी भी कोशिश करिए, ये अपराधी आपकी साइकिल को मंजिल तक पहुंचा नहीं पाएंगे। ये साइकिल आपकी जो पंचर हो गई है
इसमें ये हवा भर नहीं पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश करिए, ये लुंगी वालों को, ये टोपी वालों को लेकर के आइए कि आपकी पार्टी के साइकिल का पंचर ये बना दे, ये संभव नहीं है। अब नहीं सुन सकती साइकिल आपकी, और साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब जरा जवाब दीजिएगा। जी जी, अब बोलेगा साइकिल इनके बिना कि वाकई में आप लोगों की आगे नहीं बढ़ पा रही है? अभिषेक जी, मेरी बहुत सीधी सी बात है, देखिए ना, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। ये कहते हैं ना लुंगी पहनना, जो हमारे पूर्वांचल में गरीब किसान है ना, गर्मी में लुंगी पहन के चलता है, तो ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं? सबसे पहली बात तो इनकी छीण मानसिकता ये दिखाती है। ये उद्योगपतियों के साथ रहने वाले, क्योंकि किसानों को तो ये कुचलते हैं, 12 महीने से आंदोलन करते हैं, और जब इन्हें हार कटर रहता है तो आते हैं, माफी मांग लेते हैं। 12 महीने राकेश जी उसके फायदे गिनाते हैं, और उसके बाद बिना चर्चा के माननीय प्रधानमंत्री जी उसको बिल को वापस ले लेते हैं। तो ये इनकी कथनी करनी में हमेशा अंतर है। ये डर अच्छा है, इनके विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, सांसदों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा था, तो वो सबने देखा है। रही बात लुंगी पहनना, लुंगी क्या सिंबॉलिक नहीं है? आप पूर्वांचल में राकेश जी शायद आते नहीं, अगर आके देख लें, यहाँ का हर गरीब तबके का आदमी लुंगी पहन के घूमता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। रही बात केशव जी की, केशव जी बहुत घबराई है, और ये वो अपने आप को ज्यादा बड़ा हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। केशव जी अपने आप को ज्यादा बड़ा हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे ले आ रहे हैं। केशव जी के ऊपर 55 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, खुद उनके ऊपर 55 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, और इनकी सरकार आती है, क्या करती है? साहब, जनता के मुकदमे काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर से मुकदमे हटा लेंगे। ठीक, चलिए, जनता के सामने कौन क्या रख रहा है निश्चित तौर पर ये जरूर सामने आ जाएगा, और कौन गणित की राजनीति कर रहा है, कौन केमिस्ट्री की राजनीति कर रहा है, ये भी निश्चित तौर पर आने वाले समय में पता लग ही जाएगा, क्योंकि फैसला जनता को ही करना है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।